गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित तथा सेफ होंगे तथा जो आप सब बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही हैं उन ऑनलाइन क्लासेस को भी आप अटेंड कर रहे होंगे तथा जो भी आपको वर्क दिया जाता है उस वर्क को भी आप पूर्ण कर रहे होंगे। मैं इस बात की उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, तो टुडे डेट इज़ 19 जनवरी 2022, डे वेनसडे। ओके, तो आज डेट कितनी है? आज डेट है 19 जनवरी 2022 और डे क्या है आपका? बुधवार अर्थात वेनसडे। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नेक्स्ट जो इससे पहले जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने हिंदी सेकंड में पार्ट 12 अविकारी शब्द उस चैप्टर को हमने समझाया था, आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। उस चैप्टर की जो बुक के जो अभ्यास थे वो भी आपको हमने करा दिए थे बुक वाले ही, लेकिन उस चैप्टर के रहे थे क्वेश्चन आंसर। वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आज मैं आपके जो आपका हमारा सिलेबस है उसको आगे बढ़ाते हुए हिंदी सेकंड की बुक आपकी है, उस हिंदी सेकंड की बुक में पार्ट 13 है वाक्य। तो आज हम इस वाक्य चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी बुक है उस बुक का नाम क्या है? हिंदी वाणी व्याकरण। ठीक है, सब बच्चों ने बुक खरीद ली थी ना हिंदी सेकंड की, तो उस बुक का नाम क्या है? हिंदी वाणी व्याकरण है। और उस बुक में आज हमारा पार्ट 13 है वाक्य। आपके पास बुक है तो अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 70। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को जैसे स्कूल ओपन होंगे, आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे यूनिट 3, तो आपको सब बच्चों को अपनी प्रिपरेशन तैयारी करनी बिल्कुल अच्छी तरह से रखना है। तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपको चैप्टर आपको दिए बताए गए हैं सिलेबस में यूनिट 3 के, उन चैप्टरों को आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझना है, ताकि आप जब एग्ज़ाम आपका होता है तो आप उस एग्ज़ाम में अच्छी रीति से उसे पूर्ण कर सकें। ठीक है, तो जो भी आपकी यूनिट 3 के जो एग्ज़ाम थे, जो सिलेबस था वो आपका हमारा पूर्ण हो चुका है। उसमें कई चैप्टर का आपको मैंने रिवीजन भी करा दिए हैं। और अभी भी यदि किसी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में समझ में नहीं आता है, नहीं आया है, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं वो अटेंड करना हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है। जो भी आपको हम देते हैं करने के लिए वर्क, तो उसकी पिक आपको हम हमारे पर्सनल पर सेंड करनी होगी। ठीक है ना, तभी आपके हम प्रेजेंट लगाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो आपका सिलेबस था यूनिट 3 का, एक बार उसे हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आपके चैप्टर थे। ठीक है, देखिए जो आपका यूनिट 3 सिलेबस है क्लास 5th का, ये आपका हिंदी का चैप्टर सिलेबस है। आपको बता देती हूँ फिर से। उसमें आपका हिंदी फर्स्ट में था पार्ट 14 बाघ आया उस रात, और पार्ट 12 गुरु और चेला। पार्ट 14 बाघ आया उस रात, इस चैप्टर में क्या होता है कि एक जो बालक होता है वो अपने पिता से बताता है कि बाबा बाघ आया है। ठीक है ना, वो बाघ के बारे में बताता है कि बाबा बाघ आया है उस रात, आप कहीं घर से बाहर ना निकलो। ठीक है, जैसे ही उनके गांव में एक जानवर आ गया है, बाघ शेर आ गया है, तो वो इतने डरे हुए हैं कि वो अपने बाबा से बता रहे हैं कि बाघ आ गया है, तुम कहीं बाहर ना निकलो। ठीक है, इस तरह से वो कविता है, ये कविता के माध्यम से उसने बताया है। और इसके लेखक कौन है? नागार्जुन जी है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर आपको मैंने वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, आपके प्रश्नोत्तर, एमसीक्यू, सारे कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको इसे याद करना है और पढ़ना भी है। फिर आपका पाठ 12 था गुरु और चेला। इस चैप्टर में क्या होता है? एक गुरु होता है और एक चेला होता है, ये भी कविता ही है। और क्या है, गुरु और चेला जाते हैं घूमने के लिए। वो घूमते घूमते कहाँ पहुँचते हैं? अंधेर नगरी पहुँचते हैं। इस कविता को आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था तथा इस एक स्क्रिप्ट करके, एक रोल की तरह आपको मैंने इसे प्ले करके दिखाया भी था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गुरु और चेला अंधेर नगरी पहुँचते हैं। वहाँ का जो राजा होता है वो बड़ा ही मूर्ख होता है, अनबूझ होता है। ठीक है ना, अर्थात मूर्ख होता है, उसे कुछ समझ नहीं होती है कि किस तरह से उसे राज को चलाना है। और जब चलता है पता यह बात गुरु और चेला को, तो गुरु कहता है उससे कि यहाँ से जाना ही ठीक होगा, कि यहाँ पे क्या है, रहना है
हमारे लिए खतरे से घायल नहीं है। लेकिन चेला जो है वो मानता नहीं है और गुरु वहाँ से लौट आता है, लेकिन चेला वहाँ से नहीं लौटता है, चेला वहीं रहता है। ठीक है। और लास्ट में गुरु चेले को परेशानी होती है तो वो गुरु को याद करता है, गुरु पहुंचता है और उसे उस मुसीबत से बाहर निकालता है। और साथ साथ में उस गुरु जो राजा होता है, मूर्ख राजा होता है, उसका अंत भी होता है और वहाँ की प्रजा भी बहुत खुशी होती है। ठीक है। इस चैप्टर को आप देख सकते हैं पुनः। फिर आपका हिंदी सेकंड में था पार्ट 11 काल। आपको मैंने बताया था ना, जिस शब्द से क्रिया के करने के समय को काल कहते हैं। ठीक है ना, वो क्रिया किस समय में हुई उसी क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और फिर है पार्ट 15 शब्द भंडार। इस चैप्टर में आपके 5 टॉपिक थे। आपको मैंने 5 टॉपिक में एक्टिविटी कराई है, साथ साथ में आपको करवाया भी है। जिसमें पहला था आपका पर्यायवाची शब्द, दूसरा था विलोम शब्द, फिर आपका था अनेकार्थी शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। तो ये आपके 5 चैप्टर थे यूनिट 3 के। ये 4 चैप्टर जो थे आपके, ये चारों चैप्टर को आपको फुल तैयारी रखनी है, इसको करके रखना है आपको। कोई भी इसमें से यदि इन 4 चैप्टर में से कुछ आपको समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन चारों चैप्टरों को आप बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें रिवाइज करना है, इन्हें पुनः पढ़ना है। ठीक है। तो जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, हमारा चैप्टर आज का हमारा चैप्टर है पाठ 13 वाक्य। आप सब बच्चों के पास बुक है तो अपनी बुक को निकाल सकते हैं, पेज नंबर 70, वाक्य जिसे इनसे कहते हैं सेंटेंस। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि वाक्य अर्थात वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है। तो इस पाठ में आप सीखेंगे, इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या इस पाठ में सीखेंगे, इस पाठ में हम सबसे पहले सीखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है ना, हमारा क्योंकि जो चैप्टर मेन है वो हमारा वाक्य है। ठीक है। जब हमारा वाक्य मेन है तो हम पहले सीखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। हमारे लिए मेन है कि हम पहले वाक्य जानेंगे वाक्य होता क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। फिर है इसमें 4 टॉपिक आपके हैं। पहले तो वाक्य किसे कहते हैं, दूसरा वाक्य के अंग, फिर तीसरा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। फिर हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। फिर देखेंगे हम कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए, हिंदी वाणी व्याकरण। ठीक है ना, वाणी हिंदी व्याकरण चैप्टर 13 पेज नंबर 70। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपकी हिंदी सेकंड की बुक है वाणी हिंदी व्याकरण चैप्टर 13 एंड पेज नंबर 70। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 वाक्य। ठीक है। तो इसे हम शुरू करते हैं, आओ शुरू करें। खजाने की खोज करता हुआ वीर एक कक्ष में जा पहुंचा। वहां से दीवार पर कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दिए। उन शब्दों को जोड़कर खजाने तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन देखिए बेटा, जब भी हम अभी मैंने कुछ वाक्य पढ़े, सेंटेंस पढ़े, आपसे मैंने कहा है कि आपको रोज़ 1 पेज रीडिंग करनी है। ठीक है ना, जब आप रीडिंग कर सकोगे तभी आप कुछ पढ़ सकोगे। ठीक है। कई बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि मैम हम थोड़े अटक अटक के पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। आप रोज़ 1 पेज रीडिंग कीजिए, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस समय रीडिंग करनी ही करनी है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है ना, तो आपकी जो भी आपकी जो कमी है रीडिंग में वो आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आपकी जो मेन है कि आपको रीडिंग करना आना चाहिए। ठीक है। जब आप आप करना आएगा तभी आप क्या है याद कर सकोगे, याद जब आपको होगा तभी आप लिख सकोगे रे। ठीक है। तो आपके लिए हिंदी की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मायने रखती है। ठीक है ना, तो आपको ये रीडिंग करना अवश्य ही आना चाहिए। ठीक है। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ उसे देखिए कि मैं क्या पढ़ती हूँ। जहाँ पे कठिन आपको लगता है तो वहाँ पर आपको मुझसे पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि खजाने की खोज करता हुआ वीर एक कक्ष में जा पहुँचा। वहाँ उसे दीवार पर कुछ शब्द लिखे दिए।
उन शब्दों को जोड़कर खजाने तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन इन शब्दों का मतलब क्या है? बॉक्स खजाना के अंदर, बॉक्स खजाना के अंदर रखा। ठीक है, ये दिया गया है, एक शब्द दिए गए हैं, लेकिन इनको जोड़कर ही क्या है, उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है। बच्चों, शब्दों को पढ़कर भी वीर कुछ समझ नहीं पा रहा है। क्या आप सही वाक्य बनाकर खजाना ढूंढने में उसकी सहायता करोगे? सही क्रम में रख कर जोड़ने से वाक्य बनेगा। क्या बनेगा वाक्य? देखो बेटा, वाक्य क्या है कि बॉक्स खजाना के अंदर रखा, अंदर है रखा, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? बॉक्स खजाना बॉक्स के अंदर रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शाबाश बच्चों, आपने सही वाक्य बनाकर वीर की मदद कर दी। बच्चों, आपने जो वाक्य बनाया है वह है खजाना बॉक्स के अंदर रखा है। इस वाक्य को पढ़कर वीर आसानी से समझ गया कि खजाना कमरे में रखे बॉक्स में है। वह आपकी बात इसलिए समझ सका क्योंकि अपने शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाया था। यदि आप वाक्यों में शब्दों का क्रम आगे पीछे कर देते तो इसका अर्थ अस्पष्ट रह जाता। ठीक है, इससे पढ़ने या सुनने वाले के लिए इसका अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। देखिए बेटा, कोई जो सेंटेंस होता है, जब कोई वाक्य होता है तो वो सब सही क्रम में होता है, तभी उसका मतलब भी समझ में आता है और उसका अर्थ भी निकलता है। ठीक है ना। यदि वाक्य सही क्रम में है और उसको यदि हम गड़बड़ा दें, आगे पीछे कर दें, तो ना ही उसका कोई अर्थ रहता है और ना ही उसका कोई मतलब हमें समझ में आता है। तो वही है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है बॉक्स में कि बॉक्स खजाना के अंदर है रखा, तो इसमें क्या है, यहाँ पे शब्द तो दिया गया है, लेकिन ये आगे पीछे इसका सही क्रम नहीं है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है ना, इसका कोई अर्थ समझ में आ रहा है। हमने इसे सही क्रम में लगा दिया कि खजाना बॉक्स के अंदर है, तो इसका क्या है, इसका अर्थ ही समझ में आ गया ना। आप आसानी से समझ भी गए और आपको पढ़ने में भी इसका मतलब समझ में आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि यदि आगे पीछे इसको क्रम में कर देते हैं तो इनका अर्थ समझने के लिए, अर्थ समझने में हमें क्या होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है। और फिर है, इसलिए याद रखो कि सही क्रम में रखे गए दो या दो से अधिक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है कि सही क्रम में रखे गए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, सही क्रम में रखे गए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, या आप यूँ कह सकते हो कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक अर्थात सही क्रम में जुड़ा हुआ शब्द। ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। बेटा समझ में आया सभी को ना। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सपोज करो मैं एक आपके लिए सामने वाक्य लेके आती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। ठीक है, क्या है, वाक्य हमारा है मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। अब इसको मैंने कर दिया आगे पीछे, पढ़ती पुस्तक हूँ मैं, तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकलता है ना, नहीं इसका कोई मतलब समझ में आता है। अब इसको हम लगा देंगे सही क्रम में, तो क्या है, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो उसका अर्थ भी समझ आता है, उसका मतलब भी, उसका अर्थ भी निकलता है और उसका मतलब भी समझ में आता है। ठीक है। तो ये अब वाक्य क्या है, देखिए शब्द, सॉरी शब्द क्या आपके, बॉक्स एक शब्द हो गया, खजाना एक शब्द हो गया, ये सारे शब्द हैं। ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक जो होते हैं उन अधिक सार्थक शब्दों के समूह, जो सही शब्द हैं उन शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो बॉक्स में समझ में आ गया ना कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारा है कि वाक्य के अंग। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के दो अंग होते हैं।
आप याद रखें, इसे बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आप इसे पढ़ोगे समझोगे तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपको समझ में भी आएगा इसमें, ठीक है ना। और यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। वाक्य ऐसा नहीं है बेटा कि जैसे आप क्लास 5th में हो तो आप क्लास 6 में जाओगे तो आपका हिंदी सेकंड में सिलेबस चेंज हो जाएगा, आपका जो हिंदी सेकंड सिलेबस है वो आपका वही रहेगा, ठीक है ना। चैप्टर आपके आगे पीछे जाएंगे, लेकिन आपको हिंदी सेकंड जो बुक है आपको क्लास 6 में भी वाक्य, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम को पढ़ने को मिलेगा, 7th में आपको वही मिलेगा, 8th में आपको वही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यदि वो चीज़ आपको आगे पढ़नी है तो एक बार उसे इस तरह से समझ जाओ कि आपको आगे जब पहुँचते हो तो उस चीज़ को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, ताकि जब टीचर आपको पढ़ाता है नेक्स्ट क्लास में तो आपको उसे आसानी से समझ सको और आप कह सको कि हाँ ये तो मुझे समझ में आता है या मुझे ये आता है, ठीक है। इसलिए हर एक चीज़ को आपको अच्छे से गहराई से समझना है, उसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। याद रखिए वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के होते हैं 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्यतः वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है जिसके द्वारा वाक्य क्रिया की जाती है। कहा जा रहा है कि कोई वाक्य दिया गया है तो उस वाक्य में यदि आपसे हमसे कहें, आपसे हम बोलें कि बेटा इसे उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, तो इसमें हमने पहले पढ़ा उद्देश्य क्या है। तो इसमें कहा गया है कि उद्देश्य वो होता है जो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, या फिर कर्ता जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता होता है ना, तो कर्ता ही आपका उद्देश्य होता है, आप इतना याद रखिए, ठीक है ना। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है और क्रिया किसी कर्ता के द्वारा की जाती है ना, आपको मैंने बताया है ना कि कार्य के द्वारा कहते हैं कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है उद्देश्य कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्यतः वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। और मुख्यतः आप इतना याद रखिए कि जो वाक्य का आप यदि आपसे हम पूछे कि इसमें उद्देश्य क्या है तो आप मुख्यतः इसको यह चीज़ याद रखिए कि इसमें कर्ता ही इसमें उद्देश्य होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया की जाती है। तो उद्देश्य को समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। मैं आपको फिर समझाती हूँ कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यदि कोई वाक्य दिया गया है उस वाक्य में, ठीक है ना, कोई सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, उसे कहते हैं हम उद्देश्य। जैसे मैं सपोज करूँ, मैं कहूँ कि रानी खेलती है, ठीक है, मैं आपके लिए एक वाक्य बनाऊँ कि रानी खेलती है, तो उसमें कहूँगी इसमें उद्देश्य क्या है, तो रानी के बारे में कहा गया ना, क्योंकि रानी खेल रही है, कर्ता करने वाली कौन है, रानी ही है, तो उससे रानी क्या होगा, हमारा रानी उद्देश्य होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्यतः वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विधेय। अब देखते हैं विधेय क्या हमारा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, क्या है, जो वाक्य है उस वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाती है वह विधेय कहलाती है, ठीक है। क्या कहा गया है, फिर से रिपीट करते हैं हम कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में अगर मैंने बताया उद्देश्य क्या होता है, जो कर्ता होता है, ठीक है, तो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो उससे ऊपर था वो तो कह रहे हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, तो कर्ता उद्देश्य हो गया, ठीक है। अभी उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उद्देश्य कर्ता के बारे में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आगे उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें, उदाहरण से ठीक आपको समझ आ जाएगा। यहाँ लिखा है सौम्या साइकिल चला रही है। अभी हमने आपसे ये कहा था कि उद्देश्य क्या होता है, जो कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला होता है। यहाँ पे सौम्या क्या है, साइकिल चला रही, ठीक है ना, तो यहाँ पे करने वाली कौन है, सौम्या है, तो सौम्या क्या है, हमारी उद्देश्य आएगी। अभी सौम्या के बारे में क्या कहा गया है कि साइकिल चला रही है, तो साइकिल चला रही वो आपका विधेय हो जाएगा, ठीक। कहा गया ना कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो इसमें सौम्या के बारे में कहा गया है कि सौम्या साइकिल चला रही है, अर्थात करता है वो, तो कर्ता क्या होगी हमारी, सौम्या हो गई। फिर है कि सौम्या जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि साइकिल चला रही है, तो क्या हो गया, वो विधेय हो गया, ठीक, समझ में आ गया ना बेटा। नेक्स्ट उदाहरण है क्या, मम्मी खाना बना रही है,
तो इसमें क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है, मम्मी के बारे में कहा जा रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो जो आप यूँ समझ सकते हैं, जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और जो कर्म होता है वो विधेय होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कि दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है, दादाजी है, ठीक है ना। क्या है उद्देश्य, दादाजी हैं, और पत्र पढ़ रहे हैं क्या हो हमारा, वो हमारा हो जाएगा विधेय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिए गए पहले वाक्य में सौम्या साइकिल चलाने की क्रिया कर रही है ना पहले वाक्य में, इसलिए सौम्या उद्देश्य है। उसके द्वारा साइकिल चलाने का काम हो रहा है, इसलिए साइकिल चला रही है विधेय है, ठीक है। तो पहले बारे में सौम्या काम कर रही है तो वो उद्देश्य हो गया, ठीक है ना। अर्थात सौम्या चलाने की क्रिया कर रही है तो क्या हो गया, वो उद्देश्य हो गया। अभी साइकिल चला रही है, वो किसके द्वारा हो रहा है, सौम्या के द्वारा हो रहा है, तो चलाने की क्रिया क्या हो गई, विधेय हो गया, ठीक। दूसरे वाक्य में मम्मी उद्देश्य है, जो खाना बनाने की क्रिया कर रही हैं इसलिए खाना बना रही है तो विधेय है, ठीक है। फिर है तीसरे वाक्य में है दादाजी उद्देश्य हैं, जो पत्र पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं अर्थात पत्र पढ़ रहे हैं, क्या है वो विधेय है, ठीक। तो इधर समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वाक्य के प्रकार। तो वाक्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस अध्याय में हम रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। कहा गया है वाक्य के प्रकार, तो ये बताया गया है कि वाक्य तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर में या इस क्लास में इस चैप्टर में हम वाक्य पढ़ेंगे दो प्रकार से, एक हमारा होगा रचना के आधार पर और दूसरा किसका होगा, हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वाक्य के होते हैं दो प्रकार, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो सबसे पहले जो हमारा वाक्य रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य हैं, रचना के आधार पर आपके होते हैं वाक्य तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो याद रखें, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ओके। अगेन रिपीट, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है बेटा। तो उसके बाद इन तीनों के वाक्य हम पढ़ेंगे, तीनों के बारे में कि सरल वाक्य से कहते हैं, संयुक्त वाक्य से कहते हैं और मिश्रित वाक्य से कहते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वो पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम जितना हमने पढ़ा है उसे हम फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी, सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था ना कि सही क्रम में रखे गए दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक शब्दों को समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। आई एम अगेन रिपीट कि सही क्रम में रखे गए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को सही क्रम में रखे गए, ठीक है ना। सही क्रम में रखे गए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सही क्रम में रखे गए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आप सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलें ताकि आपको इसकी परिभाषा ठीक है याद हो जाए कि सही क्रम में रखे गए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है ना। याद रखें, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि कर्ता ही उद्देश्य होता है। दूसरा हमारा है विधेय, कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य है, या संक्षेप में कह सकते हैं कि कर्म द्वारा जो क्रिया की जाती है वो विधेय है, ठीक है।
जैसे सौम्या साइकिल चला रही है, तो सौम्या उद्देश्य हो गया, साइकिल चला रही है क्या हो गया हमारा, विधेय हो गया। ठीक है। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी उद्देश्य हो गई, खाना बना रही क्या हो गया हमारा, विधेय हो गया। नेक्स्ट हमारा है वाक्य के प्रकार। अब वाक्य के होते हैं, इस अध्याय में हम वाक्य हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर होते हैं वाक्य तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ओके, रचना के आधार पर कितने होते हैं वाक्य, रचना के आधार पर होते हैं वाक्य के तीन प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्रित वाक्य। ठीक बेटा, तो आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आपको उसे पुनः पढ़ना है, रिपीट करना है, याद करना है। ठीक है, समझना है। ओके, थैंक यू।